Hello and welcome dear learners and students on Agri Economics 360। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 2012 नेट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज के बारे में, या फिर एसआरबी नेट भी कह सकते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की ये लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है, पहला प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन की जो नेट 2012 एग्जाम में आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज लॉ, इसमें कहा गया सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसने दिया? तो बेसिक क्वेश्चन है, हम सभी ने पढ़ा होगा और नाम से भी स्पष्ट है कि जेबी से। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिव हुआ है नेट एग्जाम में 2011, 2014, 2015, है ना, 2017 एंड ऑनवर्ड्स मेनी टाइम। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो आंसर इज से। और क्यों ये है? क्योंकि एक क्लासिकल थ्योरी जो जेबी से ने दी थी, जिसमें क्या कहा गया था कि प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट इनकम इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन के द्वारा ऑटोमेटिकली इनकम क्रिएट की जाती है जो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स होता है, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक इकोनॉमिक्स में हम सभी फर्स्ट पढ़ते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। दैट आंसर इज एडम स्मिथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जिसके द्वारा फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन पढ़ी थी, इसलिए इसे कंसीडर किया जाता है एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज एनएनपी at factors cost means national income at national product at factor cost is known as, तो that is सभी को पता है, इसे नेशनल इनकम कहा जाता है। और इसको गणना करने के लिए एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल्स टू नेशनल इनकम। और दूसरा क्या होता है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और हमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नेशनल इनकम कैलकुलेशन की पता होना चाहिए नेट एग्जाम से पूर्व। ठीक है, तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस है इन पे हमें बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम से ही संबंधित कि नेशनल इनकम को कंप्यूटेशन कौन करता है? नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन कौन करता है? आरबीआई करता है, नीति आयोग करता है, सीएसओ करता है कि नाबार्ड करता है? सो राइट आंसर इज सीएसओ, जिसे हम सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस और आज एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस भी कहते हैं। यही कंपाइल करता है हमारे नेशनल इनकम के डाटा को। हमें मेथड्स भी पता होने चाहिए, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के कितने मेथड्स हैं यह भी पूछा जा सकता है। तो 3 मेथड्स हैं, है ना? कौन कौन से? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, एंड ऑल। तो ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? तो क्या नेशनल इनकम माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, या बी नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस एंड सब्सिडीज, नेशनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेशनल इनकम माइनस डिप्रिसिएशन? तो राइट आंसर इज, जब हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, उसमें से कॉर्पोरेट टैक्सेस घटाते हैं, प्लस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं। और इस तरह हमारी गणना होती है नेशनल इनकम की, सॉरी पर्सनल इनकम की। तो पर्सनल इनकम एग्जिस्ट क्या करता है? नेशनल इनकम फॉर व्हाट इंडिविजुअल एक्चुअली रिसीव्स, एक प्रति व्यक्ति या इंडिविजुअल क्या रिसीव करता है उसी को हम पर्सनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है ना? तो पर्ट एंड सीपीएम, ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेटिव नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल पाथ क्या रिप्रेजेंट करता है? शॉर्टेस्ट टाइम, लॉन्गेस्ट टाइम, एवरेज टाइम या मिनिमम कॉस्ट? तो राइट आंसर इज
लॉन्गेस्ट टाइम CPM करता है। तो क्रिटिकल पाथ क्या डिटरमाइन करता है? द मिनिमम प्रोजेक्ट कंपाइलेशन टाइम। सो आंसर इज longest time. Then next is डमी वेरिएबल टेक्निक इज यूज्ड फॉर। क्यों की जाती है डमी वेरिएबल टेक्निक? किसके एनालिसिस में की जाती है? क्या क्वांटिटेटिव डाटा के में, क्वालिटेटिव डाटा में, नॉमिनल वेरिएबल में, या इंटरवल डाटा में? सो राइट आंसर इज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में। तो डमी वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं क्या? कैटेगोरिकल डाटा इन रिग्रेशन एनालिसिस। लाइक सी, अगर हमारे पास किसी को क्वालिटेटिव डाटा है, लाइक उसकी हाइट है, क्या उसका वेट है ना, या क्या उसका कलर है, ऐसे डाटा को हमें डमी वेरिएबल 0 1 में विभाजित करके उसके एनालिसिस करनी होती है, तब हम डमी वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर प्रोग्रामिंग में MVP क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल प्रॉफिट, शैडो प्राइस, एवरेज कॉस्ट, या डुअल वैल्यू? सो MVP इज मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है इन लीनियर प्रोग्रामिंग? तो आंसर इज शैडो प्राइस। ये शैडो प्राइस क्या होता है? तो MVP जो है शो करता है द वैल्यू ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए रिसोर्सेज, मीन्स मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मीन्स एक यूनिट बढ़ाने से रिसोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी शैडो प्राइस को MVP रिप्रेजेंट करता है इन लीनियर प्रोग्रामिंग। सो राइट आंसर इज शैडो प्राइस। Next is which is not an assumption of linear programming. So linear programming का assumption क्या नहीं है? Certainty, linearity, additivity and uncertainty, है ना? तो जो इसका right answer है वो है uncertainty. क्या क्या assumption है linear programming के? Certainty है, linearity है, additivity है, इसके अलावा constant return to scale है, और continuity है। सो ऐसे हमारे जो एजम्पशन है लीनियर प्रोग्रामिंग के, इससे अभी हमें क्वेश्चन आता है कि क्या लीनियर प्रोग्रामिंग का एजम्पशन नहीं है, तो अनसर्टेनिटी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC कैसा होता है? उसका कर्व किस तरह का होता है? यू शेप होता है, लीनियर होता है, सिम्प्टेटिक टू एक्स एक्सेस होता है, कि पैरेलल टू वाई एक्सेस होता है? तो राइट आंसर इज सिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सेस। ठीक है, किस तरह होता है? इस तरह का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एक हमारा कर्व होता है ना? AFC को अगर हम फॉर्मूला के रूप में जानना चाहें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हम कह सकते हैं। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है, बट नेवर बिकम जीरो। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरह का हमें एक कर्व देता है asymptotic टू x एक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज क्या होती है? 0 टू +1, -1 टू +1, 0 टू इनफाइनाइट, और -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट क्या होती है? ठीक है, तो CC कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बट रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होती है? -1 टू +1। क्या है भाई इसका एक्सप्लेनेशन? इट रेंजेस फ्रॉम परफेक्ट नेगेटिव, है ना, मीन्स -1 टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, -1 होगा तो क्या होगा, और +1 होगा तो क्या होगा? परफेक्ट नेगेटिव होगा यहाँ पे, और इसमें परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी +1 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हमें पूछे जाएंगे, तो यह 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट करता है। एट द एंड ऑफ सेकेंड जोन ऑफ प्रोडक्शन AP is 5, देन MP क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम 5, 0, 10 और 0.25, तो आंसर निकालने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे आंसर है 0। कैसे होगा? एट द एंड ऑफ सेकेंड जोन MP क्या है? 0 है, इंडिकेटिंग क्या होगा? हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न। मीन्स जब 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ते हैं, क्या होता है? ऐसे जाता है और इस तरह से टोटल कॉस्ट कर्व है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इस तरह निकलती है। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 में हम जब देखते हैं तो जोन 2 के एंड में हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, या मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? MP हो जाता है 0। तो सॉरी, AP हो जाता है 5, तो MP क्या रहती है एट द एंड ऑफ जोन 2 में? 0, है ना, यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर इज 0। ठीक, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि एवरेज प्रोडक्ट इतना है। अगर हमें ग्राफिकल वे में हमें चीजों के बारे में ध्यान है तो भी हम आंसर को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है समेशन ऑफ कोफिशिएंट शोज रिटर्न टू स्केल इन। ठीक है, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट शोज रिटर्न टू स्केल इन। किस टाइप के प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में समेशन ऑफ कोएफिशिएंट शो करता है रिटर्न टू स्केल? CSC में, CES प्रोडक्शन फंक्शन में, कॉप डगलस में, लीनियर फंक्शन में, या नॉन लीनियर फंक्शन में? ठीक है, तो आंसर इज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और यही मोस्ट यूज्ड प्रोडक्शन फंक्शन भी है। किसमें? एग्रीकल्चर में। ये भी हम, ठीक है, क्यों है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इंडिकेट करते हैं कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न। तो हम कॉप डगलस में हम पढ़ते भी हैं कि क्या इंक्रीजिंग है, क्या डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। तो अगर हमें पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ रिटर्न टू स्केल का समेशन जो बताता है वो किस टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन में, तो वो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन को हमको कैलकुलेट करना है कि डिप्रिसिएशन कितना है। डिप्रिसिएशन जहाँ पे कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की वो 10,000 है और उसकी लाइफ है 10 ईयर्स और स्लेवरेज है 1000। सो हमको डायरेक्ट डिप्रिसिएशन या सिंपल टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन P डिवाइडेड बाई E से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर है इसका 900। कैसे? तो P हमारा क्या है? P माइनस स्लेवरेज डिवाइडेड बाई E। तो P क्या है? हमारी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 माइनस स्लेवरेज 1000 डिवाइडेड बाई हमारा नंबर ऑफ ईयर्स 10, तो दैट इज 900 पर ईयर। ठीक, ये हमारी डिप्रिसिएशन है पर ईयर की। इस फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। देन फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज टोटल कॉस्ट दी हुई है एक प्रोडक्ट की, दैट इज 30 रुपीज फॉर 5 यूनिट, 32 रुपीज 6 यूनिट्स के लिए। सो मार्जिनल कॉस्ट 6 यूनिट के लिए क्या होगा ये कैलकुलेट करना है हमें। तो आंसर अगर हम देखें 42 इसका है, बट कैसे ये आंसर आया? तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 6 यूनिट की टोटल कॉस्ट माइनस 5th यूनिट की टोटल कॉस्ट, है ना, इक्वल्स टू 32 इंटू 6 माइनस 30 इंटू 5 जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आता है 42। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट और उसके प्राइस से, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आया है वो है 42। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है मैच द फॉलोइंग। तो हमें बहुत से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, APC, नाबार्ड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और RBI।
ये कब बने थे, और एक पेयर ऑफ ईयर्स हमको दे दिए गए, ठीक है, 82, 1945, 1935। सो इस तरह से तो हमें कम से कम 2 के आंसर हमें जब अब पता होंगे तो हम उस सीक्वेंस को बना सकते हैं। जैसे नाबार्ड का क्या है भाई, 1982 है, तो 1982 हमको कहाँ देखने मिल रहा है, सेकंड नंबर पे, ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 आंसर में 1982 है, ठीक है। उसके बाद हमें IMF या RBI का हमें पता होना चाहिए, तो RBI का क्या है भाई, 1935 है, तो 1935 कहाँ पे आया, फिर तीनों में 1935 आया, ठीक है। तो ये तो और कंफ्यूजिंग है। देन एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कब बनाया गया, ठीक है, जिसको अब हम CACP के नाम से भी जानते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, और IMF के बारे में। तो देन राइट आंसर इज 1982, 1982, 1945 एंड 1935। तो करेक्ट फॉर्मेशन APC का 1982, नाबार्ड का 1982, IMF का 1945 एंड RBI का 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज discount factor where BCR benefit cost ratio is 1 is, क्या होगा डिस्काउंट फैक्टर, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 होगा। कैसे होगा, जहां पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1 है, इंप्लाइज क्या करता है, NVP इक्वल टू 0 माइनस प्रोजेक्ट ब्रेक इवन। तो इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट फैक्टर भी 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बना, B शिवरमन, गाडगिल, चक्रवर्ती और नरसिम्हन। तो हम सब जानते हैं कि शिवरमन कमेटी जो 1981-82 में बनी थी, उन्होंने ही नाबार्ड को नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग क्रिएट्स विच टाइप ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम पढ़ते हैं, तो उसमें टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी या फॉर्म यूटिलिटी। तो मार्केटिंग किस टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करती है, तो आंसर इज पोजीशन या एक्सचेंज यूटिलिटी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, मार्केटिंग एड वैल्यूज थ्रू एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर के बीच में एक्सचेंज से पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होती है या एक्सचेंज यूटिलिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर नॉट पॉसिबल इन, कहाँ पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, किस टाइप के मार्केट में, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो इनपरफेक्ट मार्केट्स में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अचीव किए जा सकते, है ना। इन लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एक्सिस्ट ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एक्सिट। और फ्री एंट्री एंड एक्सिट किस में होते हैं, जो हमारे इम्परफेक्ट मार्केट होते हैं उसमें फ्री एंट्री एंड एक्सिट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर हमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया, नेट वर्थ, इफ नेट वर्थ हमको कैलकुलेट करना है, करंट एसेट क्या है, 20,000 है, फिक्स्ड एसेट है 90,000, करंट लाइबिलिटी है 5,000, फिक्स लाइबिलिटी है 21,000 और इंटरमीडिएट लाइबिलिटी है 50,000। तो नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या है भाई, लाइबिलिटी या एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमको जितने भी एसेट्स दिए गए हैं उसे जोड़ देना है और लाइबिलिटी से माइनस करना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या है हमारा आंसर, 34,000, ठीक है। तो नेट वर्थ में हमको दो दिए गए थे, 20,000 एसेट्स में, 20,000 और 90,000, और लाइबिलिटी थी हमारी 5,000, 21,000 और 50,000। तो हमारा आंसर हुआ 34,000। सो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमें आएंगे, और हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमें किस पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है।
अगर हमें आता है तो ठीक, नहीं तो उसे स्किप करके आगे बढ़ना है, टाइम को मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज कवर्ड अंडर स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, जिसे हम एसआरपी भी कहते हैं। वीट, पैडी, कॉटन या शुगर केन। सो आंसर इज शुगर केन। तो शुगर केन हैज ए स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, जिसे एफआरपी के रूप में भी कहते हैं हम, फिक्स्ड अंडर द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर अनलाइक अदर एमएसपी क्रॉप। तो टोटल एमएसपी की क्रॉप कितनी होती है हमारी 22 प्लस 2 क्रॉप शुगर केन प्लस कोपरा, वैसे करके 24 क्रॉप्स टोटल हो जाती है, जिसपे एमएसपी प्लस एफआरपी डिक्लेयर की जाती है। नेक्स्ट है इन रेगुलेटेड मार्केट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रेगुलेटेड। तो रेगुलेट मार्केट में क्या चीज को रेगुलेट करते हैं, क्या, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में परफेक्ट और इनपरफेक्ट मार्केट की बात कर रहे थे, तो रेगुलेटेड मार्केट में क्या चीजों को रेगुलेट किया जाता है, प्राइस को, अराइवल को, मार्केट प्रैक्टिस को, कि डिमांड को। तो आंसर इज मार्केट प्रैक्टिस, है ना। एक्सप्लेनेशन, रेगुलेटेड मार्केट इंश्योर करता है फेयर ट्रेडिंग बाय सुपरवाइजिंग, वेइंग, ग्रेडिंग, ऑक्शनिंग प्रैक्टिसेस, है ना। तो यही हमारी मार्केट प्रैक्टिसेस है मेन, वेइंग, ग्रेडिंग, ऑक्शनिंग, ये सब हमारी मार्केट प्रैक्टिसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शट डाउन पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑकर्स एट इंटरसेक्शन ऑफ एमसी एंड। किन दोनों के इंटरसेक्शन पे होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, टीपीपी और एनपीपी। तो करेक्ट आंसर इज मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इक्वल करता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के, है ना, और बिलो इट फर्म्स कैन नॉट कवर वेरिएबल कॉस्ट और बंद हो सकती है ना, शट डाउन हो सकता है अगर इसके भी नीचे कोई फर्म ऑपरेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन या सेल रेशियो, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इंक्रीज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, आंसर है इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। अगर फिक्स्ड कॉस्ट क्या करेगी, इंक्रीज होगी, तो हायर फिक्स्ड कॉस्ट क्या हमें बताती है, रेज इन सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्स ब्रेक इवन, है ना। तो आंसर इज इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स लेवल। लैटिन वर्ड सेट्रिस पेरिस क्या कहता है, या उसका मीनिंग क्या होता है, तो ये हमारे बेसिक एजम्पशंस हैं, है ना, उसमें से एक बेसिक एजम्पशन आता है सेट्रिस पेरिबस। इसका मीनिंग क्या होता है, अदर थिंग इक्वल, स्मॉल चेंजेस, नॉर्मेटिव चॉइस या फैंसी ऑफ कंपोजिशन। तो हाँ, इसको सभी को हमें मिनिममली पता होना था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पेरिबस, जहाँ पे ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट होती है, और ये की एजम्पशन है हर एक इकोनॉमिक एनालिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजम्पशन डज नॉट रिलेट टू लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट नहीं करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटीज अनचेंज, टेस्ट ऑफ वेरीज एंड टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। ठीक है, तो क्या नहीं करता है, टेक्नोलॉजी फिक्स जो होती है वो किससे रिलेट नहीं करती है, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड से। तो टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्शन को, नॉट कंज्यूमर्स डिमांड को। ठीक है, इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर और ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है इंडेक्स नंबर को, इकोनॉमिक पैरामीटर, साइंस एंड गाइड पोस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तो बोथ ए एंड बी, है ना। तो ये क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक पैरामीटर की तरह भी काम करते हैं, साइन एंड पोस्ट के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं। तो प्राइस इंडेक्स क्या बताते हैं हमें, चार ऑप्शन है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स, रेट्स एट विच वेजेस राइज, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ लार्ज बजट एंड प्राइस ऑफ फास्टेस्ट राइजिंग गुड्स। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन करेंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर।
ये क्या शो करता है हमें? एवरेज प्राइस चेंज ऑफ सिलेक्टेड गुड्स ओवर द टाइम, मीन्स बेस ईयर के कंपैरिजन में, लाइक 2000 में किसी चीज का प्राइस क्या था और आज 2015 में किसी कमोडिटी का क्या प्राइस है, उसको हम इंडेक्स नंबर के द्वारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने दी थी? तो अगर हमें पता है तो ही हम आंसर कर पाएंगे, है ना। तो ये दी थी हमें एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था टाइम पीरियड को, जिसमें उन्होंने मार्केट को शॉर्ट रन, लॉन्ग रन की तरह समझाया था और इस वैल्यू थ्योरी में इसके बारे में प्रोपोनेंट किया था। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट रेट के फॉर एनेट पीरियड, है ना। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे या फॉर्मूला क्या है इसका? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी का, तो हमें डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स डिस्काउंटिंग का, तो फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर n, है ना, जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू मीन्स निकाल सकते हैं किसी भी चीज की या किसी भी प्रोडक्ट की या वस्तु की, और ये हमें उसकी वर्तमान वैल्यू, टुडेज वैल्यू को बताता है ऑफ ₹1, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो आंसर इज हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिग्री ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस इज रिफ्लेक्टेड इन, किसके द्वारा इंटरमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस बताई जाती है? क्या करंट रेशियो बताता है, वर्किंग रेशियो बताता है, नेट कैपिटल रेशियो बताता है कि ऑपरेटिंग रेशियो बताता है? तो करंट रेशियो हमें इसके बारे में जानकारी देता है कि इंटरमीडिएट सॉल्वेंसी किसी बिजनेस की क्या होती है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही शो करती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या इंटरमीडिएट सॉल्वेंसी की बिजनेस की पोजीशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वो हमें बताता है करंट रेशियो। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमें पूछे जाते हैं नेट एग्जाम्स में फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज इंडिकेटेड बाय, ठीक है, किस फाइनेंशियल उसके द्वारा बताई जाती है? क्या बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग रेशियो, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट? सो आंसर जो है हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन ए स्पेसिफिक डेट। मान लीजिए 2025 में हमें 10 मार्च को क्या थी बिजनेस की पोजीशन, तो वो हमें बताएगी बैलेंस शीट। वेयर एज अदर इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताएगा? ओवरऑल ईयर का डाटा हमें देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड बहुत रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन हम MBQ 2012 की बात कर रहे हैं, 2014 में, 16 में, है ना, एंड उसके बाद के ईयर्स में भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के रिलेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज ए सिंगल बायर फॉर ए कमोडिटी, मार्केट क्या होगा? क्या मोनोपोली होगी, ड्यूपोली होगी, मोनोपोली होगी, ओलिगोपोली होगी? तो हमें पता होना चाहिए, जब हमारा सिंगल बायर है, बायर के रिलेशन में बात कर रहे हैं, मीन्स सोनी, मीन्स मोनोपोली की होगी, जहां पे एक सिंगल बायर उपलब्ध है। मोनोपोली इज ए मार्केट वेयर वन बायर एंड मैनी सेलर एक्सिस्ट। ठीक है, तो इन सभी टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 14 में, 18 में एंड के बाद के 21 में, कई सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोरोवर कैन नॉट सेल बट इज अलाउड टू यूज एन एसेट टिल द लोन इज रिपेड, कॉल क्या कहलाता है? मॉर्गेज कहलाता है, प्लीज कहलाता है, हाइपोथिकेशन कहलाता है कि डिप्लीशिएशन कहलाता है? ठीक है, लेने वाले ने प्रोडक्ट उसी के पास रहेगा, बट वो केवल उसे यूज कर पाएगा, है ना, उसे सेल नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? ये होगा मॉर्गेज। जैसे हम ट्रैक्टर लेते हैं
तो उसकी ओनरशिप किसके पास होती है? बैंक के पास लोन पे टिल दी रीपेमेंट डन, है ना। तो मॉर्गेज क्या कंडीशन है? ओनरशिप रिमेन विद द बोरोवर बट एसेट इज प्लीज्ड एज ए सिक्योरिटी, है ना, बैंक के पास वो बंधक रहती है। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC क्या कहलाता है? AFC क्या है ना। तो डिक्लाइन कैसे होता है? डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज विद द प्रोडक्शन, रिमेन्स कांस्टेंट एंड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो आंसर इज डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वो डिक्रीज होती जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। AFC का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, सो इट फॉल्स एज ए आउटपुट इंक्रीजेस। मीन्स जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है ना, हमारी जो कॉस्टिंग क्या होती है बिजनेस की या प्रोडक्शन की, वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिव इज नोन एज, है ना, कि किसी भी अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करने का कॉस्ट क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो हम जानते हैं इसका आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। जैसे हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे बट नेक्स्ट ईयर में हमने डिसाइड किया राइस को छोड़ के वीट हम प्रोडक्शन करेंगे, तो राइस से हमको सपोज टू बी 50K पर हेक्टेयर मिल रहे थे और वीट से हमें 40K ही मिले, तो 10K की हमने क्या की? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी हमारे डिसीजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर्टिकुलेटेड बाय एडम स्मिथ वाज बेस्ड ऑन, है ना। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी वो किस पर बेस्ड थी? क्या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज पे, कि टोटल कॉस्ट एडवांटेज पे, है ना। तो ये बेस्ड थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पे। एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में सजेस्ट किया था कि नेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट इफिशिएंसी होनी चाहिए। जो हमारी नेशनल ट्रेड होनी चाहिए वो हमारी एब्सोल्यूट इफिशिएंसी के बेस्ड पे होनी चाहिए। तो इसका आंसर है हमारा बी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एडम स्मिथ ने बताई थी। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एज पर WTO एग्रीमेंट जो फिक्स था फूड स्टैंडर्ड के लिए, वो क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? और ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, नेट में बहुत बार पूछा जाता है। TBT, SPS, HACCP and all of this. तो आंसर इज SPS। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स इंश्योर करते हैं इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी शोज दैट डिमांड इज, ठीक है। वर्टिकल डिमांड कर्व किसी कमोडिटी का क्या शो करता है? हाई इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी और फेयरली इलास्टिसिटी। तो ये वर्टिकल डिमांड कर्व जो होता है वो क्या परफेक्ट इलास्टिसिटी को शो करता है, ठीक है। मीन्स डिमांड डज नॉट चेंज विद द प्राइस, तो प्राइस का कोई इफेक्ट उसकी डिमांड पे नहीं पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। कौन सा है भाई एपेक्स बैंक? RBI है, नाबार्ड है, AFC है कि RRB है, ठीक है। तो इसका आंसर इज नाबार्ड। मीन्स नाबार्ड ही एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट को इंडिया में मैनेज करता है, ठीक है। फॉर्मेशन भाई कई बार पूछा जाता है, 1982 पहले भी क्वेश्चंस में हमने देखा है, तो इसका आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसिडर्ड बाय CACP फॉर सजेस्टिंग सपोर्ट प्राइस, ठीक है। क्या कॉस्ट A2 है, कॉस्ट B है, C2 है और D है? तो आंसर करेक्ट आंसर इज C2, ठीक है। CACP क्या यूज करता है? कॉस्ट C2 यूज करता है विच इंक्लूड ऑल एक्चुअल एंड इम्पुटेड कॉस्ट। बट कई बार हमको C2 सॉरी A2 प्लस FL के बारे में भी कई बार हम सुनने में आता है। तो ये A2 प्लस FL जो है इस कॉस्ट के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गणना करती है कि कितना फायदा एक फार्मर्स को मिल रहा है, ठीक है। और
नरसिम्हन कमिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्मुलेटेड टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। किसने फॉर्मुलेट किया था? मार्शल ने, फिशर ने, पाउ ने एंड एडम स्मिथ ने। तो करेक्ट आंसर इज फिशर। फिशर ने प्रपोज किया था आइडियल फॉर्मूला सेटिस्फाइंग बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर प्रपोज किया था फिशर ने। नेक्स्ट है इफ कॉफी एंड टी आर सब्स्टिट्यूट व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगी? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है दोनों, तो क्या फॉल करेगा, राइज करेगा कि फॉल करेगा, अनचेंज होगा कि राइज होगा? तो आंसर इज राइज होगा। किसका? टी की डिमांड। क्यों? तो व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, राइज इन प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस डिमांड फॉर द अदर। मीन्स कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी से टी की तरफ और डिमांड ऑफ टी की इस तरह इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क इज लो। तो क्या होती है भाई डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाती है? जीरो, है ना? इसको समझें। तो डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट where some workers contribute nothing to output and their removal does not affect the total production. It is mostly seen in agriculture sectors. मीन्स हमने 1 एकड़ में पहले 15 लेबर से काम करा रहे थे, पर उसमें से हम देखते थे यूजुअली कि 2 लेबर कभी काम ही नहीं करते थे, तो हमने 13 लेबर भी किए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो 2 लेबर थे इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी थी? जीरो थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट फॉर नॉन प्रॉफिटेबल पर्पस इज कॉल्ड। क्या कहलाती है? कैश इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? दैट इज ऑटोनॉमस, मतलब स्वस्फूर्त होती है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? सोशल और पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल स्कूल्स बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब क्या होती है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी है। नेक्स्ट है इन द कंजम्पशन फंक्शन वेयर सी इक्वल्स टू ए प्लस 0.8 YD what increases in government expenditure will raise in income by 20 यूनिट्स। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना है या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से इनकम 20 यूनिट बढ़े, ये कैसे है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इस ये जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जो है हमारा के, इसकी फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे क्या दिया? 1 और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या दिया है? 0.8, तो 1 माइनस 0.8। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। तो चेंज इन इनकम के इंटू जी इक्वल्स टू 20। तो के हमारा क्या है? कहा गया 5 होने चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमको निकालना है तो हम 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4 यूनिट। हेंस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट रेज बाय 4 यूनिट क्लोजेस्ट टू 20 यूनिट इन ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा आंसर है 20 यूनिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या कहलाती है? किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, किन्जियन, सीजनल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर मीन्स ये है हमारी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, है ना? ऑकर्स कब होती है? जब वर्कर्स आर टेम्पोरली बिटवीन जॉब्स caused by imperfect information or immobility. It is short term and naturally in the economy. तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो एक कम समय के लिए जहाँ पे मोबिलिटी ऑफ लेबर कम होती है और लेबर टेम्पोरली अनएम्प्लॉयड होता है।
और वो कहलाती है हमारी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयमेंट है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो आंसर इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होती है। So thank you so much for watching. Please do follow, subscribe and like Agri Economics 360 और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को भी लाइक एंड फॉलो करें ताकि हम आपसे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।